हेलो, कैसे हो स्टूडेंट। आप लोग को बहुत वेट होगा लेक्चर 4 का। लेक्चर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने क्लियर कर दिया था। टुडे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके लिए आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। आपको मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या करता है, वेरी करता है। वेरीज फ्रॉम डिफरेंट मीडियम। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि लाइट अगर एयर से वाटर में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। अगर लाइट वाटर से ग्लास में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। दो मीडियम, जैसे इसमें होता है दो तरह का मीडियम। देर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा। फर्स्ट मीडियम को बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि ये है एयर और ये है ग्लास। तो ये एयर जो होगा ये ऑप्टिकली डेंसर होगा, क्योंकि ये लाइट मीडियम है। ऑप्टिकली क्या होगा, रेयर मीडियम एयर। और जो ग्लास होगा वो होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर ऐसा इसलिए होता है कि जब लाइट अगर दोनों मीडियम में अगर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा कि लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी। जैसे अब ये लाइट आई, इंसिडेंट रे, अब इसकी स्पीड थी एयर में। अब जैसे ही ये ग्लास स्लैब के अंदर में गई, हम ग्लास स्लैब भी बना सकते हैं, तो क्या होगा, ये लाइट बैंड होगी और ये होगा नॉर्मल। ठीक है, ये होगा नॉर्मल। ये 90 का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90। तो ये होता है इंसिडेंट रे। दीज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और ये हो गया नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो इसको बिल्कुल क्लियर करना है। क्लियर क्या करना है कि टू मीडियम के बाद इसको कहते हैं सो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो मीडियम के अंदर में लाइट जाएगी, एक रेयर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयर में जाएगी, तो लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, बैंड होगी। उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है, टू कंडीशन, बिल्कुल क्लियर करके चलना है। कंडीशन नंबर 1, अगर मान लो कि ये रेयर में एयर है और ये क्या है, ग्लास है, तो लाइट कहाँ से जा रही है, रेयर टू डेंसर। तो जब रेयर टू डेंसर जाएगी लाइट, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो लाइट कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट कहाँ से पास होगी, रेयर टू डेंसर, तो ये बैंड कहाँ पे होगी, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ। कब, आफ्टर रिफ्रैक्शन। कोई कंफ्यूजन। और केस 2 है, जब इसी को हम कर देते हैं, अगर मान लो कि ये ग्लास है और ये क्या है, एयर है, तो यहाँ कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर। जब जाएगी तो क्या होगा, लाइट आई सीधी, इंसिडेंट, ये है नॉर्मल, तो ये अबे द नॉर्मल जाएगी। ये कहाँ जाएगी, डेंसर टू रेयर है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम
नॉर्मल। ये दो कैरेक्टर्स है लाइट के, रिफ्लेक्शन के। तुम लोग को सब समझ में आ गई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे जाती है, दो कंडीशन है। अगर रेयर टू डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और डेंसर टू रेयर में जाएगी तो अब इधर नॉर्मल जाएगी। तो ये तक तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें लिखना ना पड़े। अब मैं आगे चलूंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लेंथ, स्फेरिकल में, ये सारी चीज़ें अभी चलूंगा। अभी तुमको करेंगे अपेरेंट डेथ और सारा चीज़ें अभी हमें आगे करा रहा हूँ। इसको हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको तुम नोट करो। तो बच्चों अभी तुम्हें समझ में आ गई कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दो चीज़ें होती है, एक टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है और एक अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। अब हम आपको एक रे डायग्राम के थ्रू से आपको सारा रिफ्रैक्शन के टर्म्स समझा रहा हूँ थ्रू रे डायग्राम। अब देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से देखेंगे तो फिर तुम्हें कभी रिफ्रैक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। हमने एक ग्लास स्लैब बनाया, पहले से हम कराते आ रहे हैं। जब हम ग्लास स्लैब बनाए तो क्या हुआ, अगर हमने यहाँ पे एक रे ऑफ रिफ्रैक्शन लिया तो क्या हुआ, ये नॉर्मल है। तो यहाँ कहाँ जा रही है, ये एयर है, ये ग्लास है, अगेन ये एयर है। तो ये डेंसर है, ये रेयर है, और ये फिर क्या है, डेंसर है। ए उल्टा हो गया ना, बोला कर, रेयर डेंसर और ये रेयर। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखो, अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है। और जो ओरिजिनल जो रे है वो ये है। ठीक है, ये अब देखो, अब यहाँ पे तीन चार चीज़ें हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी हैं, ई एफ जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप देखिए ए बी, ए बी क्या हो गया, रे ऑफ इंसिडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बी सी, रे ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एंगल आई, और इसी को बोलते हैं एंगल, इसको भी कुछ ले लो, एम एन और एम डैश एन डैश। एंगल ए बी एम इजकल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद एंगल एन बी सी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एम एन नॉर्मल। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। सी डी इमरजेंट रे, सारा समझाऊंगा, इमरजेंट रे। उसके बाद आपका आ गया एंगल एन डैश सी एफ, इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल। और उसके बाद एफ जी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये था रिफ्लेक्शन के सारे टर्म, और इसी चीज़ को हमने समझाना है। एक पॉइंट और कर देते हैं, बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखो इसके अंदर में हमने कुछ नहीं किया है, ये ग्लास स्लैब है और ये एयर है। एयर से अगर कोई भी लाइट ग्लास में आएगी तो ये रेयर टू डेंसर में आएगी। रेयर टू डेंसर में आने के लिए एक ए बी रे है, ए बी रे रेयर टू डेंसर में आ रही है तो ए बी क्या होगा, रे ऑफ इंसिडेंट हो गया। ए बी से रे जब आई तो रिफ्रैक्ट हुई बी सी हो गया रे ऑफ रिफ्रैक्शन। ए बी के थ्रू से जो एंगल बना, एंगल आई ए बी एम, ये एंगल ए बी एम, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद एन बी सी, ये एंगल, ये यहाँ तक, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एन एम एन पे पॉइंट हुआ वो हो गया नॉर्मल। एम डैश एन डैश ये भी हो गया नॉर्मल। सी डी ये रे इमरजेंट रे है, कई बच्चे इसको रिफ्रैक्टेड रे लिखते, नहीं लिखना, रिफ्रैक्टेड रे ये हुआ, ये इमरजेंट रे हुआ। एन डैश सी एफ ये हो गया इमरजेंट रे।
और एफ जी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल रे की जो लेंथ है उससे जितना ये डिफ्लेक्ट हुआ है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पॉइंट बी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये था रे डायग्राम के थ्रू से ऑल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हमने आपको समझाया है। इसी से हमारा जो सवाल आएगा, अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। हमने ये सारी चीजें आपको कराई, इसमें देखना पड़ेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक टर्म है, वो क्यों होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा हम चलाएंगे। डिस्प्लेसमेंट, आपने विवग्योर का नाम सुना होगा, VIVGYOR, विवग्योर। विवग्योर होता है V फॉर वायलेट, है ना, I फॉर इंडिगो, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, बिल्कुल क्लियर है, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना हो, जो ये रेड होता है रेड कलर ऑफ लाइट, जो वाइट कलर होता है, पहले ये देख लो, वाइट कलर ऑफ लाइट जो विजुअल लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ 7 कलर, जिसको क्या बोलते हैं विवग्योर बोलते हैं। ठीक है, जो वायलेट होता है उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, वेवलेंथ क्या होता है स्मॉल, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है सेम। अगर वायलेट कलर की भी लाइट स्पीड चलेगी तो इसका भी स्पीड क्या होगा सेम होगा। और जो सबसे छोटी वेवलेंथ है, सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की होती है बिग वेवलेंथ। ठीक है, बिग वेवलेंथ। अब यही इसी चीज को दिखाता है, जिस लाइट की जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट उतनी छोटी होगी, जिसकी वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट उतनी बड़ी होगी। यानी कि वायलेट की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वायलेट कलर की जो लाइट होगी उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट मोर होगा, और रेड कलर की जो लाइट होगी उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा लेस होगा। बस इसी चीज़ को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया है। मैं आगे जब क्लास कराऊंगा, जब हम प्रिज्म वगैरह कराएंगे उसमें विवग्योर का सारा डिटेल करेंगे। अभी थोड़ा सा मैंने इसलिए करा दिया कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो आप लोगों ने। हाँ, मैंने इसमें इसलिए करा दिया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट के अंदर में आखिर होता क्यों है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू द चेंज ऑफ वेवलेंथ। अगर भी किसी भी लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा, व्हाइट कलर का वेवलेंथ तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा क्या व्हाइट कलर के अंदर में जितनी लाइटें हैं उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। तो जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगा, जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ चेंज होगा उसमें उतना कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी उसमें ज़्यादा होगा। इफ wavelength is more, lateral displacement is less. If wavelength is less, lateral displacement is more. ठीक है, इसको हम ज़्यादा कुछ कराने की वो कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा टॉपिक है अगला वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके लॉ है। रिफ्लेक्शन के भी लॉ थे जो हमने प्रीवियस क्लास में कराए हैं। जो बच्चे ने प्रीवियस चैप्टर नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, या हमें मैसेज कर देना, हम उनको लिंक भेज देंगे। रिफ्लेक्शन की सारी चीज़ें आपको लेक्चर 2 में मिल जाएगी। लेक्चर 3 में उसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो सब चीज़ें आप उससे देख लोगे। अभी हम रिफ्लेक्शन पे चल रहे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर में 2 चीज़ें होती है। पहला लॉ बिल्कुल सिंपल है, हम डायग्राम के थ्रू से कराते हैं। ये है ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्शन। देखो इसमें 2-3 चीज़ें आपको दिख रही है, हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड है ना, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। क्लियर है या नहीं है? और ये हो गया नॉर्मल। 3 चीज़ें पहले ही मैंने डायग्राम में सारा क्लियर करा दिया था। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, इसमें याद रखना कहीं रिफ्लेक्ट मत लिख दो। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ होता है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हमने इसको ले लिया ABC, मीट करता है, मीट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन कहाँ पे? सेम प्लेन। कहाँ पे? सेम प्लेन पे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये तीनों देखो, बी भी है, ग्लास पे है, इंसिडेंट रे भी कहाँ मिल रहा है?
ग्लास पे, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ मिल रहा है, ग्लास पे। तो ये तीनों सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक ही प्लेन के अंदर ग्लास से मिल रहा है, ये लॉ है। अब लॉ 2, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिमिलर था रिफ्लेक्शन के लॉ में हम जो करते थे उसी तरह से इसका लॉ है। इसमें केवल 2 मीडियम चेंज हो गया, उसमें कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। लॉ 2 जो हमने आपको कराया था, अभी कराते हैं। इसमें एंगल आई इजकल टू एंगल आर नहीं होता, कभी नहीं होता। ये अगर कहीं पे लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। मतलब द रेशियो ऑफ द साइन, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंड रे ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये है लॉ, इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, क्योंकि 1621 में ये जो ऑब्जर्वेशन आई थी वो स्नेल के एक्सपेरिमेंट से आई थी। किससे आई थी, स्नेल के एक्सपेरिमेंट से, इसीलिए उनके नाम पे ही इसको स्नेल्स लॉ रखा गया है। अब बच्चे कहीं पूछते हैं कि सर एक बात बताओ इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आती है इसमें बच्चों को। आप लोग साथ के साथ नोट भी करते जाओ, क्योंकि मैं रब करते जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ स्किप हो जाए आपकी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, जैसे ही ख़त्म हो उसको लेके अपना आगे जो है सो करते रहिए, है ना। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आता है, इसमें बड़ा एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन लेके हम आपको इसको क्लियर करा देंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी रे, यहाँ पे मान लो ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। बिल्कुल क्लियर है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। इसका मान लो ये एंगल है, ये आ गया मान लो 37 डिग्री का, और ये रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, ये नॉर्मल है, और ये एंगल बना दिया 24 का, ठीक है। ये बनाता है टेम्परेचर, क्योंकि देखो जब भी एंगल बनेगा तो एंगल का रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम होगा। ये क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनाता है 37, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बना देता है 24 का। तो उसका जो है सो आप वो बताइए कि आखिर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, या उसका जो है सो ये कांस्टेंट कैसे हुआ। बिल्कुल क्लियर कर लें। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, इसके आगे तब क्लियर हो। और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आ रहा है। जैसे इसको लिखते हैं म्यू से इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको एंगल से, और ये गिवन होगा आपको, टेबल में मिलता है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। साइन 37 की वैल्यू होती है 0.60, और साइन 24 की वैल्यू होती है, ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए, 0.40। अगर पेपर में भी आएगा तो ये दोनों एंगल और ये चीज़ें दी रहेगी। अब आइए, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, एयर का आ गया जी, रिफ्लेक्टिव साइन आई अपॉन साइन आई। स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को आइडेंटिफाई करता है, ये याद रखना। ये दोनों इंटर रिलेटेड है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन अपॉन साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी कि स्नेल्स लॉ को से हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, आई साइन 37 डिग्री अपॉन साइन 24 डिग्री। साइन 37 डिग्री की वैल्यू हमने बताई है 0.60 अपॉन 0.40। कुछ नहीं करना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसको हटा दीजिए और ये भी हट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया 3/2। इसको अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1.50। तो यहाँ पे क्या निकला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ ग्लास इक्वल टू कितना हो गया 1.50। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें सारी वैल्यू गिवन होगी। और एक बात केवल याद रखना, चाहे वो चीज़ें डेंसर टू रेयर में जाए और रेयर टू डेंसर में जाए। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल बोल देता हूँ। अगर इसी को हमने रिवर्स कर देता, ये ले लेता ग्लास और ये ले लेता मैं एयर, तो रेज आती ना, तो ये जाता अवेदा नॉर्मल। क्लियर है नहीं है? तो ये 24 डिग्री होता, तो ये होता 37। ये अप्रॉक्स है, इसमें एंगल में कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो 1.50 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होता है? ग्लास का। याद रखना एक चीज और, आरआई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। इट हैज नो एसआई यूनिट, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती है। इसको केवल न्यूमेरिकल फॉर्म में ही लिखते हैं। इसको किस में लिखते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको कराएंगे रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो है सो डिफरेंट लेवल में, 2 मीडियम में, स्पीड में कराएंगे। ये इससे बहुत कम रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन आता है जैसे एनटीएससी या ओलंपियाड वगैरह में आता है, इसलिए मैंने इसको एक एग्जांपल के थ्रू से करा दिया है ना, कि अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है स्नेल्स लॉ के थ्रू से दिया, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये 2 लॉ तो रिफ्लेक्शन का है, एक तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल मीट एट द सेम इंसिडेंस इन सेम प्लेन, दूसरा हो गया कि इसमें एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें साइन आई अपॉन साइन और हमेशा कांस्टेंट मिलता है, इसकी वैल्यू फिक्स मिलती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। यानी कि अगर यहाँ पे भी जैसे साइन आई 37 लिया है ना, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेता 67 तो इधर हो जाता 32, दोनों की वैल्यू भी निकालते तो 1.50 ही आता। यानी कि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, चाहे जितना भी रिफ्लेक्शन करेंगे, एंगल बढ़ाते जाएंगे तो इधर डाइवर्ट होता जाएगा, उधर करेंगे तो इधर चेंज होता जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी, और जिसकी वैल्यू हमेशा आएगी 1.50। तो ये ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा। इसी चीज़ को मैंने समझाने के लिए किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जो है सो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, समझ में आ जाएगी। अब मैं जो आगे कराऊंगा वो मैं अभी कराऊंगा तुम लोग को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट मीडियम, है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट मीडियम। तो अभी मैं उसको तो बच्चों अब हम जो आपको कराएंगे फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसका क्या फैक्टर होता है, क्या इफेक्ट होता है, फिर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आपको हम वो भी कराएंगे, न्यूमेरिकल्स भी 1-2 कराएंगे। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। जो सिंपल चीज़ें हैं, फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्शन माने किस पर डिपेंड करता है? फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स किस पे? आपको मैंने सारा चीज़ करा दिया। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस किस पे करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब जितना थिक होगा, अभी मैं ये चीज़ें अभी आपको समझाता हूँ। तीसरा हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। अब ये कैसे होता है? तीनों चीज़ बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने आपको करा दिया है सब। ये देखिए, जब ये एंगल बनेगा, मान लो कि ये एयर है, ये वाटर है, ये ए बी एक रेज बना, बी सी रिफ्लेक्शन चला, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। जितना बड़ा देखिए, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन लीस्ट होगा, छोटा होगा, तो एंगल आर क्या हो जाएगा? बड़ा होगा ना, बिगर होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा ना, अगर ये बिग होगा, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आई इज लीस्ट। बस सीधा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना कम होगा। फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाएंगे तो वहाँ केस अलग हो जाएगा। वो ग्राजिंग वो 3 तरह का होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, वो मैं बाद में कराऊंगा। अब इसमें ये भी होता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप बढ़ाते जाओ, अगर मान लो कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 40 डिग्री है, ठीक है, और ये AR2 किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। लेकिन जब ये डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा? ये डेंसर है और इसे लेयर जाएगी, तो एक बार ये बढ़ेगा, और फिर इस एंगल को अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? दूसरे केस में अगर ये बढ़ेगा तो ये मान लो नॉर्मल था, सॉरी, तो ये ग्रेजिंग इमरजेंट हो जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा। और तीसरा जो केस होगा उसमें क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट क्या है? टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन के हैं। ये अभी नहीं कराऊंगा मैं, केवल ये समझ लो। इसमें ये 3 केस बनेगा। ये रेयर, ये डेंसर टू रेयर है, डेंसर टू रेयर, और ये रेयर टू डेंसर है, रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर में क्या होगा कि जो एंगल है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, इसमें अबेज जाएगी। इसका एंगल जितना बढ़ाते जाएंगे ये फिर आगे रिफ्लेक्ट होते जाएगा, और ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे तो ये फिर रिफ्लेक्शन भी नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन भी करेगा, वो हम आगे बताएंगे। चलो इसमें तुम ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ को आपको याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा तो रिफ्लेक्शन करेगा, जबकि कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेयर टू टेंशन। रेयर टू टेंशन में क्या होगा, रेयर टू टेंशन में अगर लाइट आएगी, एंगल आई बड़ा होगा तो एंगल आर क्या होगा, छोटा होगा, लेस होता जाएगा। और डेंसर टू रेयर में जाएगा तो एंगल आई हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एंगल आर के। बस ये 2 कंडीशन, कुछ कंफ्यूजन नहीं। नंबर 2 पे आ जाइए, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जितना थिक होगा, ग्लास स्लैब जितना थिक होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, जब ये डिक्रीज करेगी तो उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, ये स्प्रेड होगी मोर। स्प्रेड क्या होगी, मोर, यानी कि अवेदा नॉर्मल जाएगी ज़्यादा, अवेदा नॉर्मल जाएगी। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितना थिक होगा, थिकनेस जितना होगा उतना अवेदा नॉर्मल जाएगा। जितनी पतली ग्लास होगी उतना जो है उसका कम स्प्रेडिंग होगा ग्लास का। तीसरा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतना कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है और जो ग्लास का होता है 1.5 होता है ना, एयर का होता है 1.3 होता है, अप्रॉक्स ले लेते हैं, 3.2 समथिंग होता है, उसको छोड़ो। तो अब इस तीनों में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी एयर में मोर होगी। कंपेयर कर सकते हो, पूछ देता है ABCD 4 दे दिया, बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में है, मिनिमम किस में है, तो वो आप कर देना, है ना। इसमें एयर से तो ज़्यादा होगी इसकी स्पीड, लेकिन डायमंड से कम होगी, मोर देन एयर, मोर देन एयर बट लेस देन डायमंड, बट लेस देन डायमंड। ये इसमें जो होगा वो क्या होगा, इसकी स्पीड सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें लाइट उतनी कम, इसकी स्पीड उतनी कम होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक तक 3 फैक्टर हो गए। अब हम इसके इफेक्ट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, आप साथ के साथ नोट करते जाना, क्योंकि मैं रब भी करता जाऊंगा, रब करता जाऊंगा तो कोई छूटे नहीं। साथ के साथ नोट करो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि देखो और लिंक्स हर लेक्चर एक दूसरे से कंपैरिजन में है, एक दूसरे के साइमल्टेनियसली है। लेक्चर आपने कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर लेक्चर का अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसी से रिलेटेड हम आगे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर 4 की क्लासेस है, तो लेक्चर 4 की क्लासेस जिसने अभी तक लिंक्स नहीं लिया या पिछले क्लासेस का जो लेक्चर नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, वो अपना लिंक्स में जाके जिसमें भी दिक्कत है वो जाके उसको पढ़ ले, क्लियर कर ले। जो समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसको मैं सोल्यूशन करूँगा जैसे जैसे टाइम निकलेगा। ठीक है ना। अब हम इफेक्ट्स पे चलते हैं। इफेक्ट्स इसके रिफ्लेक्शन के इफेक्ट, किसके इफेक्ट चल रहे हैं, रिफ्रैक्शन जी, रिफ्लेक्शन के इफेक्ट। इसमें 2 चीज़ें हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को समझ में भी नहीं आती है। एक होता है क्या, एक जो इफेक्ट है कि जब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू से करते हैं, एक हम पानी से भरा हुआ बीकर, या मतलब खाली बीकर ले लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, जो सा भी लेना है वो ले लो। तो होता क्या है कि इसको फुल ऑफ वाटर फुल कर दो, ठीक है, और इसके अंदर में ये ऊपर का फुल लेयर फुल होना चाहिए। अब इसके अंदर में एक पेंसिल हमने डीप कर दिया, क्या कर दिया, पेंसिल डीप कर दिया यहाँ तक, थोड़ा ऊपर तक करेंगे, पूरा मैंने बॉटम तक नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर तक, है ना। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो चीज़ें बनती है वो 2-3 चीज़ें होती है। यहाँ से जो लाइट जाएगी वो यूँ जाएगी, है ना, और यूँ जाएगी, 2 लाइट गई, गई ना। अब देखो ये वाटर में गई तो ये डेंसर है और ये रेयर है,
डेंसर टू रेयर में जाएगी तो अबेदा नॉर्मल नहीं जाएगी, ये भी अबेदा नॉर्मल जाएगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? यहाँ पे आइज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बंदा दिखेगा तो इमेज कहाँ दिखेगा? इमेज जो दिखेगा ये थोड़ी सी, इसको थोड़ा समझना, ये मैं थोड़ा मोटा कर दिया यानी कि डबे से। ये देखो, ये दोनों का जो मीट पॉइंट होगा, आगे इसको बढ़ाना है आपको, इमेज नहीं दी है, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट बढ़ेगा इमेज इस पॉइंट पे दिख रही है। क्लियर है? इमेज कहाँ दिख रही है? दोनों का जो मिक्सिंग पॉइंट है, ये इमेज, ये डंडा ऐसे मुड़ी हुई दिखती है। ये घर में भी कर सकते हो आप। एक गिलास पानी रखो, उसके अंदर में कोई पेंसिल की लीड डालो, आपको ऐसे लगेगा कि ये ऐसे फोल्ड हुआ पड़ा है। ऐसा क्यों होता है? अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हम लेके चलेंगे। यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ था इसका, है ना, एक्चुअल डेप्थ से ये जो डेप्थ है इसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा समझना है आपको, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। और जो हमें इमेज दिख रही है वो कहाँ दिख रही है? यहाँ। इसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। कौन सा डेप्थ? एपेरेंट डेप्थ। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने जब इसको, ये देखो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब मैं लिख नहीं रहा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये अबेदा नॉर्मल गया है। ये कहाँ पे गया है? अबेदा नॉर्मल। हमने नॉर्मल बनाया नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे मैंने सारी बना रखी है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जब ये पेंसिल जब अंदर गई थी तो एक्चुअल डेप्थ तो इसका ये था, लेकिन जब हमें दिखा है, हमें कहाँ दिखा है? हमें ये चीज़ें यहाँ पे दिखा है। मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर की डेप्थ थी, तो हमें ये दिख गया है कहाँ पे? 4 सेंटीमीटर पे। और ये क्यों दिखा? ये अपरेंट डेप्थ क्यों हुआ? क्योंकि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण जो हमारा इमेज बना वो एक्चुअल बेस से ऊपर बना, एक्चुअल बेस से ऊपर बना, इस पॉइंट पे बना। ठीक है? ये किसके कारण हुआ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसी से, अब क्वेश्चन में आ जाए तो इससे भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, दो चीज का। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, सब चीज का है कि एक्चुअल डेप्थ या लेंथ, डेप्थ है ना, जो जिसमें हो, अपॉन एपेरेंट डेप्थ। यहां से भी आप निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी। ये बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? इसको कोई कंफ्यूजन नहीं। घर के अंदर आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, आपको दिखेगा। कई बार आप स्विमिंग पूल जाते हो, जाते हो नहीं जाते हो? यस या नो? जाते हो। क्या होता है जब आप बैठते हो, उसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है। अब देखो, अब मान लिया जाए कि ये तुम्हारे लिए बना दिया मैंने स्विमिंग पूल, है ना। आजकल बच्चे स्विमिंग पूल ज़्यादा जाते हैं गर्मी का टाइम, अभी तो ये है स्विमिंग पूल। ठीक है? अब कोई बंदा यहाँ से इसको देख रहा है ना, तो क्या होगा? जो एक्चुअल है और ये इमेज आएगी, तो एक्चुअली जो डेप्थ है इसकी, इसको थोड़ा सीधा ले लेते हैं। एक्चुअल जो डेप्थ है ये है ना, इसको थोड़ा सीधा ले लो, डाइवर्ज होके, ज़्यादा डाइवर्ज नहीं करना है। एक्चुअल डेप्थ ये है। जब बंदा यहाँ से देखेगा तो क्या होगा? एक्चुअल में तो यहाँ होगा, लेकिन ये जा रही है कहाँ से? रेयर टू डेंसन, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, तो ये बंदा यूँ हो जाएगा इसका ये। और इमेज यहाँ पे इसको वाटर का पूरा फ्लो दिखेगा, किस स्टील लेवल, ये चीज़ें इसको नहीं दिखेगी। एक्चुअल डेप्थ ये है, लेकिन उस बंदे को पूल कहाँ दिखेगा? इतना ही ऊपर है। कभी कभी लगा रहा है इसकी तो कोई डेप्थ ही नहीं है, नीचे की चीज़ें, सरफेस चीज़ें दिखने लग जाती है। ये भी किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन। किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। देख लेना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। कोई कॉइन को देख लेना, एक बीकर के अंदर में कोई कॉइन ले लेना, कोई कॉइन पड़ा है, इसमें कोई वाटर मत डालना। जब तुम इसको देखोगे तो
तो यूँ जाएगी दोनों रेस, है ना। अगर तुमने यहाँ पे आइज लगाया तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आपको हेड को आगे पीछे करना पड़ेगा। लेकिन जब इसी के अंदर में जब हम क्या करते हैं, वाटर भर देते हैं, क्या भर देते हैं, वाटर, इसको फुल कर दो, फिर क्या होगा, जब आप वाटर फुल कर देते हो और यहाँ पे ये कॉइन है, फिर ये दिखने लग जाएगा आपको। कैसे दिखेगा, देखिए, ये गया रेस, ये डाइवर्ज हो गया, हो गया, हुआ नहीं हुआ, तो डाइवर्ज हुआ तो यहाँ पे इस बंदे ने आंख लगाई हुई है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे था ना, डाइवर्ज हुआ तभी तो दिखा। अभी देखो बताता हूँ कैसे होता है, इसको पूरा लेके इसको मान दीजिए, तो क्या होगा, ये दोनों का जहाँ पे मीट होगा, ये कॉइन यहाँ दिखेगी। ये है एक्चुअल पोजीशन, ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन, और ये क्या है, एपेरेंट पोजीशन, एपेरेंट पोजीशन, जहाँ से आपको व्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, व्यू, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी है, ये जो ए बी है, सी डी है, तो ए बी इसका हो गया एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, है ना, और इसका सी डी जो हो गया एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ हो गया। जिस, और ये काउस क्या है, ये सब काउस तीनों फिनोमेना किसके कारण हुआ है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सारे कुछ रिफ्लेक्शन कराए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कराए, इसके कॉजेस कराए, इसके सारे कुछ कराए। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसके अंदर में हम बताएंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम करेंगे स्फेरिकल लेंस, जिसमें हम आपको सारी इमेज फॉर्मेशन बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद हम आपको उसमें बताएंगे साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन के बाद हम आपको बताएंगे उसके अंदर में कि इमेज फॉर्मेशन से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद उसमें से फिर हम जो अगला टॉपिक होगा उसमें सारे हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। तो आप अगले लेक्चर का वेट करो, तब तक गुड बाय, और पढ़ो और मजे करो।